सुप्रभात मध्य प्रदेश, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुरैना की खबर के साथ। पुलिस ने हथियार तस्करों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 11 अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बामनोर थाना इलाके में पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अवैध हथियारों पर कार्रवाई लगातार जारी है। मुरैना में इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए जहां अवैध हथियारों के निर्माण कार्य करने वाले लोगों को पकड़ा गया, अवैध हथियारों की फैक्ट्रीज पर छापा मारा गया और अब तक अवैध हथियार पकड़े जाने की इस दौरान ये 10 से 11 बड़ी कामयाबी अब तक पुलिस को मिल चुकी है। जब से इलेक्शन को लेकर पुलिस इलेक्शन के चलते सुरक्षा के जो व्यवस्थाओं में लगी पुलिस है, लगातार अवैध हथियारों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। अवैध हथियारों के मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की। अवैध हथियारों का एक पूरा जखीरा यहां पर बरामद किया गया। लगातार पुलिस एक्टिव है और इलेक्शन से पहले इस तरह की सभी संभावनाओं को निरस्त करना पुलिस का लक्ष्य है। कहीं भी हथियारों के इस्तेमाल से चुनाव को प्रभावित न किया जा सके, इसके लिए अवैध हथियारों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और बढ़ते आगे, छतरपुर में पुलिस ने अवैध पटाखा भंडारण पर छापामार कार्रवाई कर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की। मामला सिविल लाइन थाना इलाके के सागर रोड पर राधिका कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां सूचना पर एसडीएम और सीएसपी ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और फिर मकान से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त किया गया है और प्रशासन ने 200 कार्टन पटाखे जब्त किए, जिनकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। तो पुलिस ने छापा मारा है और ये पटाखे आप देखिए कार्टून बॉक्स में पटाखे रखे हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है और 20 लाख रुपए इनकी कीमत आंकी गई है। बड़ी कार्रवाई पुलिस का ये माना जा रहा है और पुलिस ने छापा मारकर पटाखे भी जब्त कर लिए हैं। बिना आईडी ले लो और क्या, एक हो तो मत लगा, 2 तो लगा लो यार। सामग्री पाई गई है, इसमें पटाखा है और देसी और चाइनीज होने की संभावना है। अभी इसकी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 घंटे लगेंगे। लगभग 200 कार्टून पटाखा अवैध रूप से रखा हुआ है। सर कितने रुपए लगभग अभी तो आकलन किया जा रहा है। लगभग अभी तो बता रहे हैं कि 20-25 लाख का है और इसकी कीमत और ज़्यादा भी हो सकती है। किसके यहाँ छापा मारा है सर? ये राधिका कॉलोनी में एक अनिल अग्रवाल हैं, उनके हैं। नरसिंहपुर में टैंकर में धमाके के बाद भीषण आग लग गई। टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था। देखते ही देखते टैंकर जलकर खाक हो गया। दरअसल ये दुर्घटना टैंकर में विस्फोट होने की वजह से हुई। टैंकर लखनादौन से नरसिंहपुर की तरफ जा रहा था और टैंकर के ड्राइवर के जिंदा जलने की आशंका जताई जा रही है और उधर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हादसा कैसे हुआ ये फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन हादसे के बाद की कुछ तस्वीर जरूर सामने आई जिससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयावह रहा होगा। नरसिंहपुर में यह हादसा हुआ, बीच सड़क पर ये टैंकर ब्लास्ट हो गया। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर इसमें पेट्रोल ले जाया जा रहा था, स्पिरिट जा रही थी, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ का ये टैंकर है और चूंकि जिस तरह की ये दुर्घटना है, जिस तरह आग की ये लपटें उठी, काला स्याह धुआं यहाँ से धू धू कर उठता दिखाई दिया, उससे जाहिर है कि इसमें ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था। और बढ़ते हैं आगे, रतलाम से बड़ी खबर, जहां 85 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी पकड़ी गई है। मुंबई के एक शख्स से पकड़ी गई गोल्ड ज्वेलरी, जिसमें जीआरपी रतलाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आयकर और अन्य विभाग इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से पकड़ा गया युवक मुंबई जाने की तैयारी में था, लेकिन युवक को पकड़ लिया गया है। चेकिंग के दौरान पर्याप्त दस्तावेज नहीं मिले और इसलिए इस युवक को पकड़ लिया गया है और अब आगे पूछताछ होगी कि आखिर कहां से वो ये सोना लेकर आया था, ज्वेलरीज कहां से उसने खरीदे थे या फिर उसने लिए थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पुलिस करेगी और इसके जवाब युवक को देने होंगे। चेकिंग के दौरान क्योंकि दस्तावेज नहीं मिले थे, पर्याप्त दस्तावेज नहीं मिले, इसलिए पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है।
भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा है। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आलोक शर्मा के समर्थन में सभा करेंगे और टीला जमालपुर में सीएम की सभा होगी। तो भोपाल में शिवराज सिंह चौहान की सभा होगी और चुनाव के मद्देनजर वोटों की अपील करते नजर आएंगे। विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो लक्ष्य है, दिन में 1 से 2, 2 से 3 लगभग सभाएं वो करते ही हैं और लगातार चुनाव की ओर बढ़ते कदम पार्टी ताबड़तोड़ सभाएं आयोजित कर रही है। हरिद्वार से लौटने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा करेंगे। अभी कल ही वे उत्तराखंड गए थे। उत्तराखंड में ऋषिकेश और हरिद्वार में प्रवास पर थे। संतों का आशीर्वाद उन्होंने लिया। चूंकि चुनाव की तारीखें और कैंडिडेट्स का नाम घोषित होने के बाद वे हरिद्वार गए, संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और इस विधानसभा चुनाव में फिर एक बार लौटे हैं। आलोक शर्मा के समर्थन में सभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीला जमालपुर में सभा को संबोधित करेंगे। हरिद्वार से लौटने के बाद मुख्यमंत्री की ये पहली सभा होगी। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में 15 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और बीजेपी के 94 बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाना अभी बाकी है और इसको लेकर मंथन होने की बात कही जा रही है। और इसी के साथ प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। अभी तक बीजेपी 4 सूची जारी कर चुकी है। 4 सूची में 136 प्रत्याशियों के नाम की बीजेपी ने घोषणा कर दी है, लेकिन अभी भी 5वीं सूची बाकी है। 5वीं सूची को क्रिटिकल बताया जा रहा है क्योंकि इसमें कई मंत्री ऐसे हैं जिनके चेहरों को लेकर संशय बरकरार है कि क्या उनके भी नाम इस लिस्ट में होंगे या फिर उनके नाम काटे जाएंगे। ये 2 चीजें लगातार कई सवाल। हालांकि प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा अभी जारी है। 230 में से 136 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। लगभग 94 सीट्स पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाना बाकी है, जिस पर सभी की निगाह बनी हुई है। विपक्षी दल कांग्रेस की भी इस पर निगाह बनी हुई है कि इन बची हुई 94 सीटों पर किन चेहरों को उतारा जाएगा, क्योंकि अब तक जो चेहरे उतारे गए उनमें लगभग सभी बड़े चेहरे नजर आए हैं। सीएम शिवराज के श्राद्ध वाली पोस्ट पर कांग्रेस ने सफाई दी। कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने कहा कि सरकार इंटेलिजेंस एजेंसी से सच का पता लगाए। कांग्रेस के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस तरीके की पोस्ट नहीं की गई। कांग्रेस का विरोध शिवराज सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ है, व्यक्ति के खिलाफ नहीं। तो ये जो पोस्ट किया गया, इस पोस्ट को लेकर बवाल है और ये अमर्यादित पोस्ट सोशल मीडिया पर किया गया। आरोप ये लगा कि कांग्रेस के द्वारा ये पोस्ट किया गया है, जबकि कांग्रेस ने इस पर स्पष्ट किया कि नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, विरोध करते हैं, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। आप जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के श्राद्ध का कोई पोस्ट किया है, ये सरासर गलत है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पिताजी की खूब लंबी उम्र हो। हमारा राजनीतिक विरोध है, सिद्धांतिक विरोध है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बारे में इस तरह की बात कहें। आप जरा ढंग से पता कराइए, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस आपके पास होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत से दुश्मन शिवराज सिंह चौहान जी के बैठे हुए हैं। उन्होंने ही ये शरारत की है और उन्होंने ये शरारत भी की होगी कि श्राद्ध पक्ष में उन्हें टिकट दिलाया। तो इन चीजों से आप सावधान हो। हम उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। तो इनके बेटे की प्रतिक्रिया भी इस पर आई है। कार्तिकेय सिंह ने प्रतिक्रिया दी और कार्तिकेय ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि समझ नहीं आ रहा कि आप पर दया करूं या गुस्सा करूं। गुस्से में तो हूं, आखिर मेरे जीवित पिता के श्राद्ध की बात आप कर रहे हैं। मुझे तरस भी आप लोगों पर आता है कि कितना नीचे आज आप गिर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि इसके लिए ईश्वर आपको माफ करेगा। चुनाव तो 4 दिन के हैं। ऐसी घटिया हरकत के बाद क्या आप लोग अपने बच्चों से आंख मिला पाएंगे? कार्तिकेय चौहान की तरफ से x.com पर ट्वीट किया गया और फिर कई सवाल किए गए। तो दूसरी तरफ वो सामने भी आए लोगों के और उन्होंने कई सवाल किए। रतलाम के जिला अस्पताल के डॉक्टर के साथ बदसलूकी और गाली गलौज का मामला सामने आया।
देवास के बागली विधानसभा से भाजपा विधायक पर आरोप लगा है, जिन्होंने फोन पर सरकारी डॉक्टर प्रणय मोदी के साथ बदसलूकी की और उन्हें गाली तक दे दी। अपने साथ हुए इस दुर्व्यवहार से डॉक्टर बेहद आहत हैं। पूरा मामला मेडिकल के एक स्टूडेंट की अटेंडेंस से जुड़ा है। मेडिकल स्टूडेंट की अटेंडेंस कम थी, लिहाजा उसने अटेंडेंस बढ़ाने के लिए बागली के बीजेपी विधायक से आरएमओ प्रणव मोदी को फोन करवाया, लेकिन फोन पर ही मामला और उलझ गया। विधायक ने डॉक्टर को गालियां तक दे दी और इस पूरे मामले को लेकर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। विधायक पर सरकारी डॉक्टर को धमकाने का आरोप है। मुझे बागली विधायक महोदय के द्वारा धमकी दी गई। एक डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंसी प्रोग्राम के स्टूडेंट की अब्सेंट होने के बावजूद भी प्रेजेंट लगाने के लिए उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। तो मेरे द्वारा कहा गया कि भाई यदि स्टूडेंट के 90 दिन की ड्यूरेशन पूरी हो जाती तो हम अपने आप ही स्वतः ही उनको दे देते हैं। एक आरएमओ के द्वारा एक शिकायत की गई है, जिसके अंदर उसके द्वारा बताया गया है कि कोई बागली विधायक के द्वारा जो है वो उसके साथ में बदतमीजी से बात की गई है। आवेदन लिया है, शिकायत की जांच कर रहे हैं। जो भी जांच के दौरान पाया जाएगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। शहडोल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दौरे पर राज्यसभा सांसद सुमेर सोलंकी ने निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी को अंग्रेजों जैसी मानसिकता वाला बता दिया है। सोलंकी ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो पिछले 60 साल से देश में फूट डालकर शासन कर रहे हैं। सोलंकी ने कहा कि राहुल गांधी शहडोल में आदिवासी, वनवासी, जनजाति को लेकर भ्रम फैलाने का काम करने के लिए आए हुए थे। हमारे आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों के साथ मध्य प्रदेश के गरीब भाइयों और बहनों को सिर्फ झूठा लालीपाप देकर, झूठी घोषणाएं करके भ्रमित करने का काम किया। आज राहुल गांधी ने भी शहडोल में वही किया। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता आप समझ चुकी है, कांग्रेस के फूट डाल और शासन करो की दुकान अब नहीं चलने वाली है। और खंडवा में मंत्री विजय शाह और खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई। दरअसल हरसूद से विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर दिव्यांगजनों ने एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। वहीं खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा की जाति का मुद्दा भी एक बार फिर से उछला है। एसपी ऑफिस में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि विधायक देवेंद्र वर्मा मूलतः जाट जाति के हैं, लेकिन सिलावट बनकर लाभ ले रहे हैं। इससे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का हक अधिकार छीना जा रहा है। इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। तुम तो भूत वाला आदमी मेरे जिम्मे में कर दो और भूल जाओ भूत को। मुझसे बड़ा भूत कोई नहीं। अब दो ही काम करूंगा मैं चुनाव के बाद, अगर जिताओगे तो, नहीं तो मत जिताना। अब मैं मिलूंगा सिर्फ भूतों से और लंगड़े लुल्लों से, अपंगों से, विकलांगों से, दिव्यांगों से, दोनों की सेवा करना है। तो तुमको बुरा लगे तो 10 बार लग जाएगा। अच्छा, दिव्यांग तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो दूसरे भैया हैं उनको एक आध मैंने छोड़ दिया तुम्हारे गांव तरफ। हम लोग दिव्यांग हैं, हम 6 संगठन वाले हैं और 6 संगठन से मिल के हम लोग यहाँ पे एसपी ऑफिस पे आए हुए हैं। हमारे खिलाफ जो हमारे कुछ अपशब्द मंत्री विजय शाह जी ने जो बोला है, उसके खिलाफ हम एफआईआर चाह रहे थे। उस एफआईआर के यहाँ दर्ज कराने के लिए हम लोग सारे दिव्यांग लोग आए हैं। हम लोग जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने अपना जाति प्रमाण पत्र सिलावट जाति का बनाया हुआ है, उसके खिलाफ आवेदन प्रस्तुत करने एवं उसकी जांच पुख्ता डॉक्यूमेंट्स पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में जमा करके एफआईआर की हम लोगों ने मांग की है। और हमारे पास सारे एथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें इनके पिताजी द्वारा जाट जाति को काट के उसको सिलावट किया गया। 3 तारीख को ऐसा उनका आरोप लगा है कि 3 तारीख को माननीय क्षेत्रीय प्रतिनिधि जी ने वहाँ पर फ़ोन करके और एक मंच पर बैठे हुए स्थिति में उन्होंने कोई वीडियो वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने कुछ शब्द बोले हैं जो अपमानजनक दिव्यांग बालकों को लगे हैं, उनके संगठन को लगे हैं। पर उन वीडियो की जांच करना आवश्यक है और उनने किस तरतब में बोला है उसकी जांच करना आवश्यक है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद देवास में मक्सी रोड पर आरटीओ और यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान
20 4 पहिया वाहन और 2 स्कूल बसें जब्त की गईं। जबकि कई वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी की गई है। दरअसल आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से ही प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सख्त हो चुका है। इस दौरान ऐसे वाहनों को टारगेट किया जा रहा है जिन पर नंबर प्लेट नहीं थे, झंडे और पोस्टर लगे हुए थे। आदर्श आचार संहिता के तहत हम लोग जो भी अनाधिकृत रूप से प्लेट लगी है, नंबर प्लेट, हूटर्स और झंडे वगैरह लगे हुए हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही हम लोग स्कूल बसेस और मैजिक और ओवरलोडिंग पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। आज कितने चालान बनाए गए और कौन कौन सी गाड़ी थे? आज लगभग 15-20 मैजिक हम लोगों ने जब्त किए हैं, 2 स्कूल बसेस जब्त करी हैं, बाकी जो प्लेट्स वगैरह मिली है उन पर चालानी कार्रवाई की गई है। खंडवा में कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो सुर्खियों में है। दरअसल एक महिला ने दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन जब मामले की जांच हुई तो कोर्ट में उसका झूठ पकड़ा गया। अब उस महिला पर केस चलेगा। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये कहा कि जो सजा झूठा आरोप लगाने के बाद उस आरोपी को भुगतनी पड़ी, अब वही सजा उस महिला को मिलेगी और महिला को ये सजा भुगतनी होगी। मामला खंडवा के पिपलौद थाना क्षेत्र का है, जहां 51 वर्षीय महिला ने एक शख्स पर दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज करवाया था। पुलिस के बयान के आधार पर पुलिस ने उस झूठी पीड़िता के बयान के आधार पर शख्स को गिरफ्तार भी किया और जेल भी भेज दिया, लेकिन कोर्ट में बार बार बयान बदलने की वजह से उसका झूठ पकड़ा गया। महिला पर झूठ बोलने के मामले में कोर्ट में अब केस चलेगा। पीड़िता के जब बयान हुए थे तब उसने मुख्य परीक्षा में अभियोजन घटना का समर्थन किया था, लेकिन प्रति परीक्षण में उसका ये कहना था कि उसके पति और बेटे ने उसके साथ मारपीट की थी, इसलिए उसने मजबूरी में रिपोर्ट लिखाई थी। उसके बाद में न्यायालय ने फिर उसको कॉल किया था दूसरी बार, तब उसने कोर्ट में आकर के बताया कि वो अभी वर्तमान में आरोपी के साथ ही पत्नी के रूप में रह रही है और उसने कोर्ट में यही बताया कि उसके साथ ऐसी कोई घटना दिनेश ने नहीं की थी। खबर टीकमगढ़ से, जहां जिला अस्पताल में बोरवेल की सफाई के दौरान प्लम्बर को एक नवजात शिशु का शव मिला। आशंका ये जताई जा रही है कि नवजात का शव किसी ने बोरवेल के चैम्बर में फेंक दिया हो सकता है। तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नवजात के शव के नाड़े पर ब्लू रंग का टैग भी लगा है, जिससे ये आशंका है कि डिलीवरी जिला अस्पताल में ही हुई है। फिलहाल पुलिस मां का पता लगाने में जुट गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताओं के बीच आईएमएफ द्वारा भारत में मजबूत आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान जताए जाने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश विश्व में एक चमकता स्थान और विकास एवं नवाचार का पावर हाउस है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को लेकर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की 2023-24 की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान 0.2% बढ़ाकर 6.3% कर दिया गया, लेकिन उसने वैश्विक वृद्धि का अनुमान घटाकर 3% कर दिया। मोदी ने आईएमएफ के आंकड़ों का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया के माइक्रो व्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि हमारे लोगों की ताकत और कौशल से आगे बढ़ रहा भारत दुनिया में एक चमकता स्थान और विकास एवं नवाचार का पावर हाउस है। हम समृद्ध भारत की दिशा में अपनी यात्रा को मजबूत करना जारी रखेंगे और सुधारों के साथ अपने पथ को और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत में विकास के मजबूत रहने का अनुमान है और इसके 2023 और 2024 में 6.3% रहने का अनुमान है। साल 2023 के लिए 0.2% की वृद्धि की गई है। ये अप्रैल जून के दौरान उम्मीद से अधिक मजबूत खपत को दर्शाता है। और अब बात विश्व कप की। भारतीय टीम ने शानदार आगाज विश्व कप में किया। ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना इरादा उन्होंने जाहिर किया और आज विश्व कप के एक मैच में भारतीय टीम और एक बार फिर से जीत के इरादे से उतरेगी। भारत का अफगानिस्तान के साथ मुकाबला है। एक तरफ हिटमैन की सेना फिर से दम भरने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ अफगान के लड़ाके भी तैयार है।
भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप में अपना दूसरा मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने उतरेगी। रोहित की सेना की नजर जीत के क्रम को बरकरार रखना होगा। इससे पहले दोनों टीम वनडे के इतिहास में 3 बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें 2 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है तो वहीं 1 मैच टाई रहा था। आज एक बार फिर भारतीय टीम का जीत के इरादे से मैदान में उतरने का विचार है और अब देखना होगा कि क्या कमाल इस बार के मैच में होगा। पिछले बार भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन भारत का रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा और ये पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। क्योंकि छोटी बाउंड्री होने की वजह से यहां बल्लेबाजों को ज्यादा फायदा मिल सकता है और हालांकि ये पिच धीमी भी रहती है अंशिका, और इसके चलते स्पिनर्स को भी काफी मदद मिलती है। और पहली पारी का जो औसत स्कोर है अरुण जेटली स्टेडियम पर वो वनडे मैचेस में लगभग 230 के आसपास रहता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। Ready, boys?